बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, भारी बिजली के बिलों के सबब हर खास आम परेशान है, बल्कि अवाम सरापा एहतजाज हैं। इसी इशू के सबब निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब ने अहम मुशावरती इजलास भी किया और इस मौके पर उन्होंने अपना बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत अपने मैंडेट में रहते हुए जो आवाम को रिलीफ दे सकते हैं वो पहुंचाने की हत्तो वसा कोशिश करेंगे। इसके अलावा ये भी कहा गया कि 48 घंटे में जितने वजारत तवानाई और वजारत ख़जाना प्रपोजल्स तजावीज़ लेकर आएँ कि जो बिजली के बिलों के मसाइल हैं, बिलखसूस जो टैक्सेस की भरमार है, इस हवाले से हुकूमत के पास ऑप्शंस क्या हैं। और ख़बर अब यह है कि वजारत तवानाई ने हतमी तजावीज़ मुरतब कर ली हैं। कल वफाकी काबीना का इजलास भी है, वहाँ से मंजूरी के बाद फिर इसका बाकायदा ऐलान किया जाएगा। क्या मौसम गर्मा में जो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस हैं उनको चेंज करके मौसम सरमा में ले जाया जाएगा, या फिर जो भारी बिल हैं उनकी किस्तों में अदायगी को यकीनी बनाया जाएगा, उस हवाले से कोई फार्मूला सामने आएगा, ये तो हमें कल ही पता चलेगा। लेकिन हम इस हवाले से ये जो अहम इशू है ज़रूर गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि ओवर द वीकेंड वजारत तवानाई की जानिब से एक मीडिया ब्रीफिंग भी दी गई, जिसमें मैं भी शामिल था। उसमें बताया गया कि पाकिस्तान में जो बिजली के बिल्स हैं इसके तयन करते हुए जो हमारी मैक्रो फाइनेंस सिचुएशन है उसको भी मद्देनजर रखा जाता है कि डॉलर रुपी इस वक्त क्या तनासिब चल रहा है, फिर जो तेल की कीमत है और साथ में कैपेसिटी पेमेंट, वो एक बहुत बड़ा इशू है, बल्कि दर्द सर है। बिजली की चोरी बहुत बड़ा मसला है, 550 अरब रुपए की लॉसेज हैं। फिर इसके साथ साथ और बिजली के शोबे से जुड़े हुए बड़े मसाइल हैं जिन पर हम आज की नशिस्त में गुफ्तगू करेंगे। और एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक इन्हीं सर्कुलर डेट जो आपने नाम बहुत दफ़ा सुना होगा, सालाना आमदन और खर्च का फ़र्क 976 अरब रुपए का है बिजली के बिलों की मद में। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए भी बड़े नुमाइंदा शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं। फिर आज का हमारा दूसरा चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना केस में जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हियरिंग है सज़ा मुअत्तली के हवाले से, उस पर फैसला महफूज कर लिया गया है और कहा गया है कि कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस आमिर फारूक साहब और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब वो फैसला सुनाएंगे। अब ये देखना है कि उस हवाले से ज़ाहिर बात है क्या उनको रिलीफ मिलता है या जो इस्लामाबाद ट्राई कोर्ट का फैसला है उसी को अपहोल्ड किया जाता है। और एक अच्छी खबर यह भी है, एक तो इस हवाले से मैंने बताया, अच्छी खबर यह भी है कि वर्ल्ड एथलेटिक्स में हमारे जो चैंपियन है अरशद नदीम साहब, उन्होंने पाकिस्तान फख्र से बुलंद किया है। जेवलिन थ्रोअर है, आपके लिए ओलंपिक्स में भी उन्होंने अच्छी कारकर्दगी दिखाई थी। इस दफ़ा वर्ल्ड एथलेटिक्स में सिल्वर मेडल उन्होंने हासिल किया। एक आधे मीटर से कम दूसरे नंबर पर रह गए भारतीय मद मुकाबिल जो है नीरज चोपड़ा साहब से, उनके ज़ाहिर बात है वो गोल्ड मेडल लिया, इन्होंने सिल्वर मेडल लिया। बट हैट्स ऑफ टू अरशद नदीम साहब एंड इस टीम की, उनके बड़े महदूद वसाइल है, लेकिन उसमें जाके वर्ल्ड स्टेज पर पाकिस्तान का परचम सर बुलंद करना, रियली कॉन्ग्रेचुलेशंस टू अरशद नदीम और उनकी टीम। इस हवाले से हमने कहा इंट्रो में ज़रूर आपको हम बताएं। आज की नशिस्त में जो मौजूद मेहमान शख्सियात में से शरीक गुफ्तगू हमसे करा देते, हमें ज्वाइन कर रही हैं किरण नाज साहिबा, सीनियर एंकर हैं, जर्नलिस्ट हैं, समा टीवी पे अपना शो करती हैं, स्काइप वीडियो लिंक पर आपका बहुत शुक्रिया। किरण नाज साहिबा हमें ज्वाइन कर रही हैं। खालिद महमूद साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं और इकनॉमिक रिपोर्टिंग में एक अरसे से इनको माशाल्लाह इनकी मश्क पुरानी है। आपका बहुत शुक्रिया खालिद साहब। दोनों मौसमान को फॉर्मर वेलकम। दौरान गुफ्तगू हमें डॉक्टर गुलफराज साहब भी ज्वाइन करेंगे जो फॉर्मर फेडरल सेक्रेटरी एनर्जी और एनर्जी एक्सपर्ट हैं और उनको भी बहुत ज़्यादा एक एक्सपीरियंस है, उनका पर्सपेक्टिव भी लेंगे। तो गुफ्तगू का आगाज़ मैं खालिद साहब आपसे सर करता हूँ। आपने तो बहुत पावर मिनिस्ट्री की ब्रीफिंग्स भी देखी हैं, आदाद शुमार। ये बताइए कि खबर क्या है, एक आम आदमी जो सड़क पर है, कल फेडरल कैबिनेट के टेकर कैबिनेट का इजलास होने जा रहा है, उनका इसमें है कि कोई रिलीफ आपको आता हुआ नजर आ रहा है? ये जो अब लावा पाक के सामने आ रहा है ना, ये तो इट वाज राइटिंग ऑन द वॉल अरसे से था। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। एक तो सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने जो आईपीपी के साथ मुआहदे किए हैं, एक तो उसका इम्पैक्ट है। दूसरा ये है कि डॉलर हमसे संभल नहीं पा रहा, और जब डॉलर अप्रिशिएट करता है और बेलगाम हो जाता है तो उसका इम्पैक्ट बड़ा खौफनाक आता है और उससे महंगाई आ जाती है। उससे जब आप तेल ख़रीदते हैं तो फ्यूल कास्ट जो है ये पास थ्रू आइटम है। फिर क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट में भी इसका इम्पैक्ट आता है।
तो इसका रोल ओवर इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा आना शुरू होता है। जी। और जो मेन वजह है जो पाकिस्तान में ये जो हमारा टैरिफ बढ़ गया है, जो बेस टैरिफ बढ़ा है, इसका जो 70% है ना, बेस टैरिफ का जो 70% है वो हमारा कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस की वजह से। और कैपेसिटी पेमेंट सादा अल्फाज में इख्तिसार से आवाम को समझा दी कि उससे मुराद क्या है ये? कैपेसिटी में जब आईपीपी मोड में जब प्रोजेक्ट्स लगते हैं ना जी, हाँ। तो उस वक्त जो पावर परचेजर है ना हमारी सिर्फ गवर्नमेंट है, जैसे हम कहते हैं सीपीपीए, और उनको हम अलाउ नहीं करते कि आप जो अपनी इलेक्ट्रिसिटी है किसी थर्ड पार्टी को आप अपने तौर पे बेच सकें। हम उनको बाउंड कर देते हैं कि जब भी आपने इलेक्ट्रिसिटी पैदा करनी है आपने हमारे कहने पे हम ही को बेचनी है। ओके, वी विल बी द सोल बायर। सोल बायर जब आप उनको ये कहते हैं और आपकी डिमांड होती है, और वो सपोज के वो जो प्रोजेक्ट है उसका कैपेसिटी टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी 1000 मेगावाट है सपोज, आप उनसे कहते हैं जी हमें 400 मेगावाट चाहिए, तो 600 मेगावाट के हमें पैसे देने होते हैं। वो कैपेसिटी चार्जेस होते हैं। नहीं तो हमारी तो और तो डिमांड बहुत ज्यादा है ना। नहीं, हमारी तो इस वक्त कैपेसिटी जो है वो है 41,000 मेगावाट। और डिमांड कितनी है? और इस वक्त जो मैक्सिमम डिमांड है इस वक्त 25,000 मेगावाट हम कर रहे हैं। तो वो 15,000 मेगावाट की कैपेसिटी वो है, पेमेंट है। और फिर जब सर्दियों में ये हमारी जो कंजम्पशन है वो 10,000 मेगावाट तक आ जाती है। नहीं तो इस तरह का जो एग्रीमेंट है क्या रीनेगोशिएबल नहीं होते? ये तो हमें बारे में नहीं पड़ रहा। ये रीनेगोशिएट हमने किया है 1994 पॉलिसी के तहत जो आईपीपीस लगे थे, लेकिन वो उनको हमने जो है रुपी इंडेक्सेशन में लेके आए हैं, और पहले वो डॉलर इंडेक्सेशन में थे, तो उनके हमने बड़ा अच्छा नेगोशिएट किया। लेकिन कुछ जो 2006 पॉलिसी के तहत विंड पावर प्लांट्स थे, विंड प्लांट्स थे, उन्होंने साइन नहीं किया, क्योंकि हम मजबूर नहीं कर सकते, क्योंकि हमने जब उनके साथ साइन किया था तो सॉवरेन गारंटीज इन्वॉल्व थी। तो हम उनको मजबूर नहीं कर सकते। लेकिन ये जो 2015 में मजीद हमने सीपैप के पावर प्लांट्स लगाए हैं, ये बहुत हॉन्ट करेंगे हमें, क्योंकि जो 1994 पॉलिसी के तहत लगे थे वो 2087 में कब तक वो खत्म हो जाएंगे। मियाद कब तक है? ये 30 साल के लिए इनकी 30 ईयर्स की जो सीपैक के हैं। चलो, आपने बड़ा हम नुकता उठाया। किरण नासर भी हम इस पे राय ले लेते हैं और फिर चल कर आएंगे कि क्या गवर्नमेंट के पास ऑप्शंस क्या हैं। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक कॉमन पाकिस्तानी के वाले से। किरण नासर, आप क्या कहेंगी ये जो पावर बिल्स हैं जिसपे हम देख रहे हैं कि इस वक्त अवाम जो है वो बहुत ज्यादा, और ज़ाहिर बात है गवर्नमेंट भी इसकी तपिश महसूस कर रही है। केयरटेकर गवर्नमेंट ने इजलास भी किए हैं और कल भी आज भी इजलास हुआ है वजारत तवानाई का, और कल इस हवाले से फैसले मुतवक्की हैं। क्या कहेंगी इस हवाले से? आपकी नजर में क्या ऑप्शंस हो सकते हैं और वे आउट क्या है? जी किरण साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगा, मेरा सवाल ये, आपकी नजर में वे आउट क्या है इसका जी, जो इस वक्त सिचुएशन है पावर बिल्स के हवाले से? बहुत शुक्रिया अनवर साहब। सबसे पहले तो आपने मुझे अपने शो में मदऊ किया, उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। सर, ये जो अभी पहले सेगमेंट में, इनफैक्ट पहले सवाल में जो आपकी भी डिस्कशन चल रही थी, तो पाकिस्तानी अवाम इन टेक्निकलिटीज को नहीं जानती है। पाकिस्तानी अवाम नहीं जानती है कि लाइन लॉसेस क्या होते हैं, पाकिस्तानी अवाम नहीं जानती है कि कैपेसिटी बिल्स क्या होते हैं, पाकिस्तानी अवाम नहीं जानती है कि जो टैक्सेस लग रहे हैं ये किस मद में लग रहे हैं और क्यों लग रहे हैं, IMF के साथ क्या मुआहदे हैं, IPPs के क्या मुआहदे हैं, ये सारी चीजें पाकिस्तानी अवाम नहीं जानती है। पाकिस्तानी अवाम ये जानती है कि जो बिल पिछले महीने अगर किसी को 2,000 रुपए का बिल आया था, तो इस महीने उसको 4,000 रुपए का बिल पड़ रहा है या 4,000 रुपए से ज्यादा बिल पड़ रहा है। तो ये इस वक्त पाकिस्तान की जो पूरी अवाम की सिचुएशन है वो बड़ी तकलीफ दे है, और इस तकलीफ से निकालने के लिए ये 2 दिन से हंगामी बुनियादों के ऊपर जो इजलास हो रहे हैं, और इजलास में ये फैसले करने की कोशिश की जा रही है, तजावीज मांगी जा रही है और तजावीज दी जा रही है। जो तजावीज सामने आई है उस पर अमल करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ज्यादा जरूरी होगा। फिर मैं अभी देख रही थी थोड़ी देर पहले कि कहा जा रहा है कि ये जो तजावीज हैं ये IMF के प्रोग्राम को देखते हुए और इसके अंदर रहते हुए इन पर अमल किया जाएगा। यानी जो 300 यूनिट तक के सार्फिन हैं उनको कुछ रिलीफ देने की बात हो रही है। इजाफी बिल्स जो आए हैं उनको सर्दियों में कंपनसेट करने की, या फिर वो जो किस्तों की बात हो रही है। लेकिन प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि इस वक्त जो पिछली हुकूमत जो भी गई है, उनकी तरफ से मैं कल भी सुन रही थी, आज भी देख रही थी, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ वजारतों पर रहने वाले, वो इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है, जो केयर टेकर सेटअप है, जो लिगरा सेटअप है, उनको मशवरे दे रहे हैं कि जी आपको फौरी तौर पर ये करना चाहिए, फौरी तौर पर आपको आवाम को रिलीफ देना चाहिए। तो अगर आवाम को रिलीफ दिया ही जा सकता था, तो ये फिर उस वक्त क्यों नहीं हुआ जब वो खुद हुकूमत में थे? Yes, very valid point. ये सारे मामला ये फाइनलाइज तो उस वक्त हुए ना
ये जी। अगस्त के बिल्स जो हैं, ये जुलाई के जो बिल्स हैं वो इस वक्त अगस्त में आ रहे हैं। तो उस वक्त वजीर तवानाई और बिजली तो उस हुकूमत के थे ना, जी। उनके सामने ये सारे मामला हो रहे थे ना। तो आज जो बैठ के ये ऑप्शंस दे रहे हैं और जो गुस्सा कर रहे हैं, एक तरीके से ये अपनी इलेक्शन कैंपेन्स कर रहे हैं, ये बताकर और ये दिखाकर कि सबको आवाम का दर्द उठ रहा है, तो बेसिकली आवाम का दर्द नहीं उठा। जो गलत फैसले पिछले 16 महीनों में हो गए, उससे पहले जो 3.5 साल में सबसे ज्यादा तबाही और बर्बादी मची है, उसका इम्पैक्ट है जो पाकिस्तानी आवाम को इस वक्त बर्दाश्त करना पड़ेगा। और आप काम कहीं से भी पकड़ लें, लेकिन अब जो बिल आ गए हैं एक दफा, खासतौर पे कराची के हवाले से अगर मैं बात करती हूँ, तो वहां पर तो बड़ा क्लैरिटी के साथ कि इलेक्ट्रिक ने कह दिया है कि बिल तो आपको भरने पड़ेंगे और जो बिल आए हैं वही भरने पड़ेंगे। तो मुझे तो नहीं लगता कि आवाम को ऐसा कोई बहुत बड़ा रिलीफ मिल सकता है, सिवाय इसकी कि मैं कुछ माहिरीन मईशत से बात कर रही थी, उनसे मैंने मालूम करने की कोशिश की, तो वो कहते हैं कि इस वक्त पाकिस्तानी आवाम के पास सिर्फ एक ऑप्शन है। वो एक ऑप्शन क्या है जी, आप इलेक्ट्रिसिटी के ऑफिस में जाएं और वहां पर अपने बिजली के बिल्स की किस्तें करवा लें। इसके अलावा और कोई ऑप्शन पाकिस्तानी आवाम के पास है नहीं इस वक्त। इसके अलावा कोई और ऑप्शन है नहीं। खालिद साहब, आप एग्री करते हैं साहब ने कहा कि और ऑप्शंस नहीं है इस वक्त? ऑप्शंस तो हैं। फॉर एग्जांपल, एक तो ये है ऑप्शन कि अगर मैं आपको 30% का रिलीफ दे देता हूँ, तो मैं आपको कहूँगा कि 30% मैं आपसे स्टैगर्ड फॉर्म में सर्दियों के 5 महीनों में लूँगा, क्योंकि सर्दियों में आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल कम होगा। तो ये जो 30% मैंने डिक्रीज़ किया है और आपको रिलीफ की शक्ल प्रोवाइड की वो है। किस हेड में रिलीफ दिया जा सकता है? ये बिल मेरे पास सामने पड़ा नहीं, है। वो हेड नहीं है, वो जो टोटल बिल है ना, जो आपका सपोज के 60,000 रुपये है, हाँ। उसका 30% काट के आपको कहेंगे जी बिल अदा कर दें अभी। ओके। वो जो 30% आपका काटा गया, डिडक्टेड हो गया, वो जो डिडक्टेड अमाउंट है वो आपको कहा जाएगी कि विंटर के जो 5 या 6 माह जो हैं, मतलब उसमें नवंबर, आप- दिसंबर, जनवरी, उसमें आप स्टैगर्ड करके तो किस्तों में? किस्तों वो स्टैगर्ड आम करके का देंगे। अल्फाज में स्टैगर्ड क्योंकि का उस वक्त आपका बिल बहुत कम होगा, तो वो ये जो थोड़ा सा इजाफा हो अच्छा, जाएगा, ये तो ऑप्शन आपको है। हाँ, एक- मेरे ख्याल में ये रिलीफ की सूरत इख्तियार कर नहीं, सकता है। ये रिलीफ नहीं है, आप ये कह सकते हैं कि लेना तो है आपसे। लेकिन इस वक्त जो लेकिन एक हाँ। बहुत ही और इन्फ्लेटेड दूसरा- बिल है, वो जरा कम हो जाएगा ना? दूसरा ये है कि आपको स्लैब का जो है ना वो बेनिफिट दिया जाए। ये नहीं है कि अगर आप का 300 यूनिट्स हैं और तो 301 यूनिट्स हो गए हैं, तो आपका जो टैरिफ स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है। तो वो थोड़ा सा इस पर भी काम किया जा रहा है। और दूसरा ये है कि अगर हम टैक्सेशन को कम करते हैं, तो वो कितने हमें एक बिल में कितने टैक्स होते हैं? अगर एक आम आदमी 30% टैक्सेस एक बिल में, इस एक बिल में 30% टैक्स है। टैक्स है। वो क्या है, उसमें आ जाती हैं आपकी ड्यूटीज़ आ जाती हैं, उसमें आपके सरचार्जेस हैं 2, एक इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी है, एक पीटीवी की फ़ीस है। उसके पास बाद आ जाता है आपका सेल्स टैक्स है, एक्स्ट्रा टैक्स है, इनकम टैक्स भी है। फर्दर इनकम टैक्स उन पे लगता है जो नॉन टैक्स फाइलर्स हैं और वो 25,000 से ज़्यादा उनका बजट उनका बिल आ जाए, उस पर इनकम टैक्स भी है। उनको इनकम टैक्स जो फाइलर उन पे नहीं है। नहीं है। अगर आप समझते हैं ना कि आप एक ऐसे रेंटेड हाउस में रह रहे हैं और जो बिल है वो मालिक मकान के नाम पे आ रहा है और आप पे कर रहे हैं, तो आप जा सकते हैं पावर डिवीजन में और कह सकते हैं यार मैं तो एक्टिव टैक्स पेयर हूँ, लिहाजा मुझे रिबेट दिया तो जाए मैं जाऊँ और मैं ये बिल मैं अदा कर रहा हूँ। ओके। तो वो फिर आपको ना वो इनकम टैक्स काट देंगे आपका। ठीक है, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं। वक्फे लेंगे तो गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। अहम नुकात उठाएं खालिद मुस्तफ़ा साहब ने भी और किरण नाज साहबा ने भी बड़े अहम बातें की हैं। इस हवाले से गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे और फॉर्मर सेक्रेटरी जो हैं गुलफराज साहब, वो भी हमें ज्वाइन कर चुके होंगे। हम ज़रा होलिस्टिक तस्वीर भी लेंगे। एक तो पावर बिल्स पे हम बात कर रहे हैं, ये जो पावर सेक्टर है इसको कैसे दोबारा से ऐसी बुनियादों पर खड़ा किया जाए जिसमें जो ब्लीडिंग है, स्पेशली लाइन लॉसेस की मद में, उसको भी ख़त्म किया जा सके। तमाम नुकात उठाएंगे। फिर कुछ मुफ्त यूनिट्स, कुछ नहीं काफ़ी मुफ्त यूनिट्स भी मिलते हैं वापडा के एम्प्लॉइज़ को या दीगर 17 से 22 ग्रेड के एम्प्लॉइज़ को, उस हवाले से क्या पॉलिसी होनी चाहिए, नुकात पर गुफ्तगू करेंगे। एक छोटा सा वक्त दोबारा लौट के आते हैं, हमारे साथ रहिए। ज़माने की कसम खाकर फरमाया इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र। उससे बाहर हैवानियत है, गुलाम बन जाते हैं। आपने जुबान की बुनियाद पर एक बालादस्त तबका पैदा कर दिया है जो फिक्री तौर पर भले अपाहज हो। ये तसलसल है गुज़श्ता इन 70 सालों का। हम चूंकि मजहब का जिक्र कर रहे हैं तो इखलाक की कितनी एग्जाम्पल दी। दोनों आलम का दूर
हमारा नबी दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। जगह बुलाते हैं मुसलमानों को, हिंदुओं को। हिंदू तो ऑलरेडी होती हैं, होली, दिवाली, जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी, दुर्गा। दोस्तों में, नेबर्स में इस मोहब्बत को बांटने की कोशिश करते हैं। हमने देखा जिधर तुझको पाया उधर ए खुदा। वेलकम बैक व्यूअर्स। हम गुफ्तगू कर रहे हैं बिजली के बिलों के हवाले से। आपने गुफ्तगू सुनी कि हुकूमत के पास इस वक्त क्या ऑप्शंस हैं, बिजली के बिलों में कितने फीसद टैक्सेस हैं, फिर बिजली चोरी एक बहुत बड़ा मसला है, फिर बिजली मुफ्त भी फराहम की जाती है। तो इस हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे हैं। फॉर्मर फेडरल सेक्रेटरी गुलफराज साहब जो बड़े मारूफ एनर्जी एक्सपर्ट हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। सर बहुत शुक्रिया। किरण नाज साहब और खालिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गुलफराज साहब, सर मुझे आप सुन पा रहे हैं? जी भी सुन रहा हूँ। गुलफराज साहब, सर ये बताइएगा, पावर बिल्स जो है, बिजली के जो भारी बिल हैं, ये एक सर बड़ा दर्द सर बन गया है। हुकूमती हुकाम से बात की जाए तो उनका ये कहना होता है कि जी फ्यूल एडजस्टमेंट है, इसके अंदर डॉलर रेट है, फिर बिजली चोरी भी हो रही है, फिर कैपेसिटी पेमेंट है और दीगर इश्यूज हैं, स्पेस नहीं है, ब्रीदिंग स्पेस, लिहाजा टैक्सेस जो हैं 30% इसमें डाल दिए हैं। खालिद महमूद साहब कह रहे थे, आपकी राय में सर कैसे बिजली के बिल को अफोर्डेबल बनाया जा सकता है कि एक आम आदमी, एक मिडिल क्लास का शख्स वो बिजली का बिल अदा कर सके और ये जो एक अब जिसे कहते हैं वो हमारी ज़रूरत है उसको भी इस्तेमाल कर सके? देखिए जी, पहली बात ये है कि इस वक्त हालात इतने खतरनाक हो चुके हैं बिजली के बिल के लिहाज से कि पहले तो ये है कि अब फौरी तौर पर जो पावर थेफ्ट थी और नॉन पेमेंट थी वो बहुत बढ़ जाएगी और उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होगा, अवामी सतह पर ये होगी। और दूसरी बात ये है कि अगर जो आइडिया किसी ने आपको फ्लोट किया है कि अगर कोई ऐसे अदारे या बिजनेसमैन जो मिलकर एक ग्रुप बनाकर तो वो एक अंडरटेक लें गवर्नमेंट से कि ये सर्दियों तक ये बिल अदा कर देंगे अदारे, और सर्दियों में जब इनकी बिजली की खपत कम होगी तो फिर तब से इनको गवर्नमेंट गारंटी रिटर्न मिलना शुरू हो जाएगा महीने के महीने। वो अगर कोई करने को तैयार है तो शायद एक ऑप्शन रहता है। नहीं, कौन करने को तैयार है जरा उसकी वजाहत कीजिएगा, वो कौन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है? कोई नहीं ले सकता। आपके यहाँ पर बात हो रही थी तो मैंने कहा पहले मैं उसको कोई भी तैयार नहीं है, कोई भी नहीं हो सकता। हुकूमत ही जिम्मेदारी ले सकती है, पावर मिनिस्ट्री। हुकूमत ने जिसने ये हालात पैदा होने दिए हैं और पाकिस्तान को माली लिहाज से इस कदर सेंसिटाइज कर दिया है और मफलूज कर दिया है कि अब हुकूमत की बात पाकिस्तान के अंदर कोई मानेगा नहीं, बार भी कोई नहीं मानेगा। एक किसी चैनल के ऊपर मुझसे पूछा गया कि ईरान के एम्बेसडर ने कि वो पूरे इस काबिल है कि वो पाकिस्तान को एनर्जी सूरत हाल से, तेल भी और गैस से उसको फाल कर सके। अब वो चीज पॉसिबल है, यानी पूरी दुनिया में इस वक्त वही चीज पॉसिबल है, क्योंकि बाकी जो दुनिया है, जो मगरबी दुनिया है, वो तो हमें IMF ने ही तो हमें हमारे ऊपर बोझ डाला है, क्योंकि उनको इस वक्त सबसे बड़ी कंसर्न फिड्यूशरी रिस्क है। जो पैसे उन्होंने हमें दिए कि किसी वजह से वो पैसे ना उनके जाया हो जाए। अच्छा, एक तो आपने ये सर बात की, और ऑप्शन क्या है सर? और ऑप्शन जो है, एक ऑप्शन ये है कि एक थोड़ा सा लॉन्ग टर्म है कि अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट बैंकों के साथ एक वादा करे कि बैंक जो है वो अवाम को इतने पैसे दे कि वो फौरी तौर पर अपनी सोलर बिजली को इंस्टॉल कर सके, और फिर हुकूमत यकीनी बुलाए कि हुकूमत की अपनी गारंटी में वो लोग महीने के महीने उतना वापस करें लोन उन बैंकों को
जितनी उनको बिजली की बचत हो। यानी आप कह रहे हैं कि जो सोलर एनर्जी है उसके लिए आसान कर्जे फराम किए जाएं ताकि लोग सोलर इंस्टॉलेशन करें और उससे फिर जो है ना वो बिजली ज़ाहिर बात है वो इस्तेमाल भी करेंगे। जिस वक्त बिजली इनको रिसीव नहीं करेंगे वो, तो उस वक्त बिजली के बिल उनके बंद हो जाएंगे, तो वो कर्जे वापस करें। लेकिन मैं इतना बता दूं, अगर मैं सत्ता के ऊपर लोग सोलर पर चले जाएंगे तो फिर हुकूमत बैठ जाएगी, क्योंकि हुकूमत है तो फिर भी कैपेसिटी प्राइस दे रही है। यस, यही तो बड़ा कैच है ना सर। मेरे साथ रहेगा किरण नाज़ साहब, आप क्या कहेंगी? जो गुलफराज साहब कह रहे हैं कि एक तो सोलर एनर्जी जो है वो आसान किस्तों पे लोगों को तरगीब वो लगाएं, लेकिन उन पर कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस हैं जिसका हमें सारा अहाता कर दिया खालिद महमूद साहब ने। दूसरा उन्होंने कहा कि इस हवाले से अगर मौसम गर्मा के जो ज़्यादा बिल हैं वो कम करके मौसम सरमा में ले ली जाए स्टैगर करके। अनवर साहब, बात तो वही है ना जो मैं आगाज में कह रही थी कि कान इधर से पकड़े या कान उधर से पकड़े। अब पाकिस्तानी आवाम को जो बिल आ गए हैं वो उन्होंने अदा करने ही है, देने ही है। वो चाहे आप किससे करवा लें, चाहे आप अभी छोड़ के आगे सर्दियों में उसको एडजस्ट करने की कोशिश करें, लेकिन अब ये बिल्स आ चुके हैं, ये आपको देने हैं। जो सोलर की बात कर रहे थे ना, मैं आपको खुद बता देती हूँ, मैं खुद इसकी भुगती हुई हूँ। 3 महीने हो गए मेरे अपने घर पे सोलर का सेटअप लगा हुआ है और एप्लीकेशन दी हुई है आइस्को में, लेकिन अभी तक जो है वो आइस्को ने आके मीटर नहीं लगाया, जिसकी वजह से 1 लाख से ऊपर का मेरे घर का बिल आया हुआ है बिजली का। तो ये आप कौन कौन से मशवरे दिए जाएं और किस किस पर अमल करें, और पाकिस्तानी आवाम किस तरह से अपनी सेविंग वाली जो बात हम कभी सोचते थे, करते थे, और बड़े बूढ़े हमें कहा करते थे कि जी अपने आने वाले वक्त के लिए सेविंग करें, तो इस तरह की तो कोई चीज रही नहीं है, कोई बची नहीं है। जहां तक आप एक सवाल छोड़ के गए थे, एक बात छोड़ के गए थे कि बहुत सारे मुश्किल फैसले के बारे में हम बार बार सुनते हैं ना कि हुकूमत कहती है कि जी मुश्किल फैसले कर रहे हैं, मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे। तो मुश्किल फैसले ये नहीं होते कि आप सब कुछ उठा के आवाम के ऊपर डाल दें। आपकी जो अपनी जो सरकारी अफसरान है उनके लिए भी तो कुछ करें ना, उनके लिए भी मुश्किल फैसले लें। जो 18 से लेकर 21 ग्रेड तक के ऑफिसर्स को जो सरकारी अफसरान है, एहलकार हैं, उनकी बिजली मुफ्त जो है उसको खत्म करने की बात हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ आप सुनिए वो कह रहा है, यहाँ से आप खत्म करेंगे और यहाँ पर उनकी सैलरी के अंदर अलाउंस की मद में दे देंगे। और न सिर्फ 18 से 21 ग्रेड तक के लोगों को, बल्कि उसके ऊपर जो 22 ग्रेड और जो बकिया हैं उनकी सैलरीज में भी वो अलाउंस की मद में जाएगा। यानी कि जो इस वक्त अभी खजाने के ऊपर बोझ पड़ रहा है बिजली की सूरत में, वो अलाउंस की मद में जाएगा और मजीद एहलकार इससे जो है ना फायदा उठाएंगे। तो बजाय इसके कि ये अलाउंस दिए जाएं या सैलरी में ऐड किए जाएं, ये बैके जुम्बिश कलम एक ही दफा वंस फॉर ऑल इसको खत्म करें। क्योंकि अगर जो प्राइवेट सेक्टर है, जो प्राइवेट तबका है, जो पाकिस्तान की बहुत बड़ी तादाद में आवाम है, जब वो सारी मुश्किलात को फेस करें, तो भाई ये मुश्किलात को फेस हुकूमत के जो एहलकार है, जो अफसरान है, उनको भी फेस करवाए। पूरे पाकिस्तान को एक तरीके से लेके चलें। ये जो बड़े बड़े प्रोटोकॉल्स हैं हुकूमत के लोगों के जो पिछले गुजरे हैं, जो बार बार ये कहते रहे कि जी मुश्किल फैसले हमें लेने पड़ेंगे, मुश्किल फैसले हम कर रहे हैं आवाम के लिए, तो वो आवाम के लिए नहीं, वो अपने लिए भी आपको बहुत ज्यादा जरूरत है। इस वक्त आवाम बड़ी मुश्किल में है। आपकी जो मेरे साथ एक और मौजूद मेहमान थे, उन्होंने कहा था कि मजीद ऑप्शंस मौजूद हैं, तो वो ऑप्शंस उन्होंने जितने भी बताए वो वही ऑप्शन थे जो मैंने एक ही लफ्ज में और एक ही लाइन में कहा था कि आप कान चाहे इधर से पकड़ने की कोशिश करें, चाहे कान आप उधर से पकड़ने की कोशिश करें। जो बिल्स आपको मौसूल हो गए हैं, जो बिल्स आपको मिल गए हैं, वो तो आपको हर हाल में ही देने हैं। अब चाहे आप उसकी किस्तें बनवाएं, चाहे आप उसे सर्दियों में एडजस्ट करें, चाहे आप उसे अगले साल में एडजस्ट करें, ये बिल आपको देने हैं। क्योंकि सालों से हम वो एडजस्टमेंट की मद में पता नहीं कौन कौन से पैसे देते आ रहे हैं, और अभी ये मजीद टैक्सेस भी लग गए हैं, ये मजीद ये कैपेसिटी पेमेंट्स भी आ गए हैं, मजीद चीजें भी आ गई हैं। तो पाकिस्तानी आवाम का अल्लाह ही हाफिज है। नहीं, आपने अहम नुकात उठाए। मैं चाहूँगा खालिद ये बताइएगा, जो गुलफराज साहब कह रहे हैं, उन्होंने कहा वो पावर मिनिस्ट्री, आप कह रहे हैं कि ऑप्शन ऑन द टेबल है, उनका ये वाइबल ऑप्शन नहीं है। इनके पास कौन सी ऑप्शन आ सकती है व्हेन यू आर स्टिल इन द फिस्कल डिसिप्लिन ऑफ द IMF। नहीं, वो जो आप कह रहे थे ना कि गर्मियों का जो है वो सर्दियों में कर लें, वो उसमें भी गुलफराज साहब कह रहे हैं कि वो भी वाइबल नहीं है। नहीं, वो वाइबल है, वो वाइबल है, वो वाइबल है, वो बिल्कुल। आप लेकिन उनको सुना, वो तो कोई इदारा इसकी जिम्मेदारी नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं लेनी है। ये है कि आपने अगर 30% मुझे इस वक्त मेरा डिडक्ट कर दिया है और मैंने 30% लेस मैंने जमा करवा दिया है, लेकिन मैं वो 30% जो डिडक्टेड अमाउंट है वो फिर बिल आ जाएगा ना सर्दियों में। ठीक है, वो आ जाएगा तो पे करना पड़ेगा आपको सर्दियों में, वो स्टैगर्ड फॉर्म में हर महीने उसका इम्पैक्ट जो है वो तो आपका नुकता वो मैंने कहा है ना। दूसरा कहा है कि अगर टैक्सेशन में रिलीफ इसलिए नहीं मिल सकता हमें कि हमारा जो टैक्स टू GDP है ना वो 8.9% है, ठीक है ना। और ये बड़ा इजी मोड है कि आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट से
और बिजली के बिलों से आप जो है ना अपना जो टैक्स का जो रेवेन्यू है ना वो आप शॉर्टफॉल है वो करते फुल हैं। कर सकते हैं। वो अब ऑटोमेटिकली FBR बैठे बैठाए वो अच्छा भला जो है ना उनको टैक्स मिल जाता है, बिल की सूरत में मिल जाता है। अब अगर ये गवर्नमेंट जो है वो कहती है कि ये अगर 18% हम जो GST है वो हम डिक्रीज़ कर देते हैं बिलों में से, तो वो कहेंगे IMF वाले फिर ये जो गैप है ये कहाँ से पूरा करेंगे। तो या तो फिर ये जो है होलसेलर्स जो रिटेलर्स हैं उनको टैक्स नेट में लेके आए, या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर में टैक्स लगाएं। वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये अगर करें तो हमें रिलीफ मिल सकता है। फिर ऑप्शंस हैं, फिर ऑप्शंस हैं। लेकिन इसके लिए आपको IMF को ऑन बोर्ड करना होगा और उनको कमिटमेंट देनी होगी जी हम ये टैरिफ यहाँ पे ये जो है ना गैप जो आया हम यहाँ से इस्तेमाल कर रहे हैं और इनको हम रिलीफ दे रहे हैं। इसी तरीके से हमको जो 50 रुपये और 55 रुपये की जो लेवी लगाई हुई है पेट्रोलियम डेवलपमेंट, उस वजह से भी तो हमारा बढ़ता है ना। वो भी इसमें शामिल होता और है ना। अभी यकम सितंबर से 12 रुपये जो है पेट्रोल बढ़ रहा है और जो डीजल है 14 रुपये बढ़ रहा है। तो वो उसमें से अगर 50-50 रुपये हम कम कर दें लेवी की मद में जो हमें देने पड़ रहे हैं, तो वो भी अगर हम अपना टैक्स बेस बढ़ा दें तो हो सकता है ना ये हमें वो तो टैक्स बेस तो एक तवील बताती है, लेकिन आपने कहा ये ऑप्शन है। ठीक है, आपका अहम नुकता है और ज़ाहिर बात है ये ऑप्शन हमारे पास है, लेकिन हमारे पास एक और बड़ी अहम ऑप्शन है, वो एनर्जी मिक्स में तब्दीली की है कि हम इंपोर्टेड फ्यूल से अपनी बिजली पैदा करते हैं। सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है और कोयले से हम बहुत ज़्यादा अपनी बिजली पैदा कर सकते हैं। मुझे याद है खुर्रम दस्तगीर खान साहब एज ए फेडरल मिनिस्टर आए थे हमारे शो में और उन्होंने कहा कि सिंध में पाकिस्तान के ग़ालिबन कितने सालों की जो है ना वो बिजली पैदा की जा सकती है। तो मेरे ख्याल में ये ऑप्शंस भी है, लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि इन ऑप्शंस को ज़रूर फॉलो किया जाएगा। एक छोटा सा वक्फा लेंगे, खालिद साहब का यहाँ हम शुक्रिया अदा करेंगे, किरण साहब हमारे साथ रहेंगी व्यूअर्स, और हम एक और हमारे गेस्ट ज्वाइन करेंगे और हम गुफ्तगू कर रहे होंगे जो कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अहम फैसला सुनाया जाएगा चेयरमैन PTA की सज़ा मुअत्तली का, उस हवाले से भी गुफ्तगू कर रहे होंगे और मुल्क की सियासत पर भी एक छोटा सा वक्फा दौरा लौट के आते हमारे साथ रहिए। फरीद की शादी होने वाली, अब सिकंदर को कह दें कि वो उससे मिलना जुलना बंद कर, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी का नाम किसी जराइम के साथ। आप एक बार उनकी बात तो सुन लें, वो इतनी बड़ी ऑफर दोबारा नहीं मिलेगी। जमीन माँ होती है, माँ की ऑफर नहीं लगवाते। मैं भी ये जमीन बिकवा के छोड़ जब से उसको देखा है आंखों से हट ही नहीं। 2 साल के बाद आज पता चला कि उसका नाम नैनिश है। सिफारिश और रिश्वत के बिना यहाँ पे कोई काम नहीं। जो कागज के टुकड़े किसी को इज्जत की रोजी नहीं दे सकते, नहीं चाहिए मुझे ये। मेरे ऑफिस में आ जाओ बेटा। आज जिस सीट पर मैं बैठी हूँ ना, कल को इस सीट पर अरीज नहीं बैठना है। तुम आज से ही अरीज की इस हैसियत को कबूल कर लो, वरना ये रिश्ता चल नहीं सकेगा। सॉरी आंटी, मुझे आपकी ऑफर कबूल नहीं। अगर किसी ने तेरी तरफ पहली आंख से देखा तो मेरी जिंदगी का एक ही मकसद होगा कि उसको इस दुनिया से उठा दूं। वेलकम बैक व्यूअर्स। अब हम गुफ्तगू करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना केस। ज़ाहिर बात है सुप्रीम कोर्ट में भी इस हवाले से हियरिंग हुई, बड़े ट्विस्ट एंड टर्न्स आए। अब फैसला महफूज कर लिए ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 सीनियर जजेस ने। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी उस बेंच में शामिल हैं। फैसले के बारे में हम कुछ प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन जो समात हुई है उससे बहुत ज़्यादा जो वकला हजरात हैं उनको भी पता चल जाता है कि कोर्ट का फैसला किस तरफ आएगा। हमें हाफिज़ एहसान खोकर साहब ने ज्वाइन किया है, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं। किरण नाज साहबा सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ एनालिस्ट मौजूद हैं। हाफिज़ साहब आपको वेलकम करते हैं। आपके पास आने से कबल एक किरण नाज साहबा से ये नुकता ले लेते, फिर आपसे इसकी पूरी हम डिटेल चाहेंगे। किरण नाज साहब आप बताइएगा, हाई प्रोफाइल केस है और इस हवाले से PTA के वकला बड़े कॉन्फिडेंट हैं। आज भी जो क्वेटा में FIR थी उस हवाले से बलूचिस्तान हाई कोर्ट के फैसले के बाद उन्होंने अपना वीडियो मैसेज भी रिकॉर्ड कराया जो चेयरमैन PTI की लीगल टीम है, और दे आर एक्सपेक्टिंग कि जी उनको रिलीफ मिल जाएगा तोशाखाना केस में।
आपको पॉलिटिकली ये अगर रिलीफ मिलता है तो इसके क्या असरात नजर आते हैं? और दूसरा, आपको चेयरमैन पीटीआई का फ्यूचर क्या नजर आता है? क्या अगर उनकी सजा मुअत्तल हो जाती है, एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, तो वो बाहर आ जाएंगे या किसी और मुकदमे में उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी? योर टेक? सर ये बात तो बड़ी क्लैरिटी के साथ नजर भी आ रही है और समझने की भी जरूरत है कि खान साहब कल बाहर तो नहीं आते। अगर उनको रिलीफ मिल भी जाता है तो साइफर वाला मामला भी हमारे सामने है, 9 मई वाला भी मामला हमारे सामने है। साइफर वाले मामले में भी गिरफ्तारी है, 9 मई वाले मामले में भी गिरफ्तारी है। मैं आपको एक बात बताती हूँ, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का एक मसला रहा है, ये प्रोपेगेट करना चीजों को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, बड़े बेहतरीन तरीके से इनकी जो प्रोपेगेंडा मशीन्स हैं वो चल रही होती हैं। आज से 2 रोज पहले पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के वकला की जानिब से मुझे बताया गया और मैं इस बात पे बड़ी हैरान हुई, जिस पर अभी तक कोई रिएक्शन नहीं आया। तो इसका मतलब कि उस बात में शायद कोई सदाकत और कोई सच्चाई मौजूद नहीं है। पीटीआई चेयरमैन के जो वकला हैं उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि जी इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जो जज हैं गालिबन एजाज बुटर साहब जी, उनके हवाले से ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि जो उनके सामने जो दरखास्त लाई गई इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के हवाले से, उस पर उनसे धोखे से सिग्नेचर करवा लिए गए और बाद में वो अपने स्टाफ के ऊपर बड़ा बरहम हुए हैं, बड़े नाराज हुए हैं कि उन्होंने तो गिरफ्तारी के लिए कहा ही नहीं था, लेकिन उनसे धोखे से ये सिग्नेचर्स करवा लिए गए। ये पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जानिब से ये एक मोमेंटम बनाया जा रहा है। ये मेरे प्रोग्राम में आकर उनके वकील साहब ने ये बात भी की और इसको फिर मैंने क्रॉस चेक करने की कई जगहों से कोशिश की, लेकिन इस तरह की कोई चीज मुझे मिल गई। लेकिन वो ऑन रिकॉर्ड मेरे प्रोग्राम में वो ये बात सामने लेकर आए कि एक जज साहब, मतलब जज साहब का कंडक्ट जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और कोई भी, वो तो इतने मौजे पौधे के ऊपर बैठे हुए हैं, लेकिन कोई भी एक आम शख्स भी जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होता है, लेकिन अगर वो कहीं सिग्नेचर कर रहा है, कहीं साइन कर रहा है, तो वो भी बगैर पेपर को देखे तो वो साइन और सिग्नेचर नहीं करेगा। लेकिन उन्होंने इस चीज को ये बताने की कोशिश की गई कि इमरान खान साहब के ऊपर ये एक ऐसी गिरफ्तारी है जो अल्लाह जाने कहां से उसका कोई प्रेशर आया है, दबाव आया है। जिस तरह से सदर साहब के साथ एक धोखाधड़ी हो गई उनके स्टाफ की तरफ से बकौल पीटीआई, उसी तरह से जज साहब के साथ भी ये धोखाधड़ी करने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल ये मामला बड़ा क्लियर है, बड़ा सादा है। वो सारे के सारे जवाबात जो पीटीआई चेयरमैन ने देने थे, उनकी कानूनी टीम ने देनी थी, वो सारे जवाबात नहीं दिए गए। मेंटेनेंस के ऊपर, मेरिट्स के ऊपर बार बार खेला जाता रहा कि जी इस अदालत से छोड़ें, उस अदालत में सुन लें, इस जज के ऊपर एतबार नहीं है, उस जज के ऊपर एतबार नहीं है। और जब फैसला आ गया तो फिर उसकी जो मुतफर्रिक दरखास्तें हैं वो ये लेकर सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में आगे पीछे हो रही है। लेकिन अगर कल कोई रिलीफ इमरान खान साहब को मिल भी जाता है, अगर सजा मुअत्तल होती है, तो नाहल तो वो हो गए हैं क्योंकि उनको सजा दी जा चुकी है, सजा मिल गई है। लेकिन अगर कल उनको कोई रिलीफ मिल जाता है तोशाखाना केस में, तब भी पुलिस वहां पर मौजूद होगी अटक जेल के बाहर इमरान खान साहब को दोबारा गिरफ्तार करने के लिए। और कोई वईद नहीं है, कोई ऐसा खारिज इम्कान बात नहीं है कि वहीं से ही वो बाहर आए और वहीं से ही पुलिस लेके वापस उनको अटक जेल के अंदर जा रही है, क्योंकि साइफर वाला मामला बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है। फिर ये 9 मई वाला मामला बड़ा इंपॉर्टेंट, लेकिन उसमें किरण, अगर आपने जैसे कहा अगर उनकी सजा जी अगर उनकी सजा मुअत्तल होती तो फिर वो नाअहली भी मुअत्तल हो जाएगी ना। वो सजा कन्विक्शन की वजह से नाअहली हुई हुई है ना। सर सजा अगर मुअत्तल होती है तो वो जो नाअहली है, क्योंकि ये 3 साल की सजा है ना जी, ये 3 साल की सजा है, तो सजा में तो रिलीफ मिल सकता है। लेकिन क्योंकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से उनको नाअहल कर दिया गया है, डिक्लेयर कर दिया गया है, कन्विक्टेड वो हो चुके हैं, तो ये सजा मुअत्तल होगी। ये आपके जो कानूनी माहिरीन मौजूद हैं, चले इनसे पूछ लेता हूं आप। ये बड़ा बारीक, मेरी अंडरस्टैंडिंग यही है कि सजा मुअत्तल होगी, लेकिन क्योंकि जो वो कन्विक्टेड हो चुके हैं इस सारे मामले में, तो नाअहली उनकी बरकरार रहेगी। ये मैं हाफिज एहसान कोकर साहब से पूछ रहा था, इसका लीगल स्टेटस क्या होता है? हाफिज साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। क्या इसमें एक रुख से में बताइएगा और फिर आगे चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। इसके 2 एस्पेक्ट हैं इस केस के। एक एस्पेक्ट ये है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने डिसाइड किया था अंडर सेक्शन 137 और 164 के, उन्होंने जो फैसला किया था उसके अंदर उन्होंने डिस्क्वालीफाई किया था फॉर द रिमेनिंग टर्म ऑफ दिस नेशनल असेंबली, जो कि ख़त्म हो गई था। वो आ गया। अब दूसरा उसके अंदर ये था कि जब वो रेफरेंस किया था वहाँ के ऊपर 174 के नीचे टू द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज और एडिशनल सेशन जज ने सुना, तो वहाँ के ऊपर जाके जब कन्विक्शन आई तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है, जो उसका 62H है, उसके अंदर ये है कि अगर आपकी कोई भी सज़ा जो है वो 2 साल से ज़्यादा हो जाए आपको किसी केस के अंदर, तो आप 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई कर देंगे, आप हो जाएंगे। अब इस केस के अंदर ये है कि एक तो उनको डिस्क्वालीफिकेशन जो थी वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को हुई फॉर द रिमेनिंग टर्म,
वो उनकी निकल गई। बट जो दूसरी चीज़ जो कन्विक्शन के बाद हुई है, जिसका इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नोटिफाई भी कर दिया है 62 इसके अंदर एच के अंदर, अब उसके अंदर 5 साल की रिमेनिंग टर्म के अंदर वो डिस्क्वालीफाई है। एक जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये है कि क्या नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए डिस्क्वालीफाइड, नेक्स्ट 5, और उसके इंपॉर्टेंट ये है कि या ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो पहला फैसला है जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज किया हुआ है, ना वो सस्पेंड हुआ है ना उसकी हेयरिंग हुई है, अगर वो फैसला जो है वो सेटिसाइड हो जाता है तो उसका जो ऑफ शूट है, जो ये सेशन जज की प्रोसीडिंग्स है, ये ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी, चूँकि आपका जो भी डिफेंस है 137 का वो है। लेकिन दूसरी सूरत के अंदर ये है कि अगर कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो सज़ा को सस्पेंड भी कर देते हैं तो जो कन्विक्शन है वो स्टैंड करेगी, और जब कन्विक्शन स्टैंड करेगी तो आप 62H के अंदर 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई रहेंगे। और उसका ये है कि अगर फ़र्ज़ किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अगले 2-3 माह के बाद 4 माह के बाद जो आपका इलेक्शन डिलिमिटेशंस के बाद शेड्यूल अनाउंस करता है, तो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो उस प्रोसेस के अंदर नहीं जा सकेंगे, चूँकि उनका 62H का जो नोटिफिकेशन है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया हुआ है। ओके, ये तो आपने सारी लीगल पोजीशन बता दी, लेकिन एक नुक्ता मुझे जरूर बताएगा। आपने कहा कि उनकी अगर सजा मुअत्तल कर दी गई तो कन्विक्शन खत्म नहीं होगी। जी जी, तो जब सजा मुअत्तल होगी तो फिर ऑटोमेटिकली कन्विक्शन खत्म नहीं होगी? नहीं, दो चीज़ें होती हैं। होता ये है कि एक होता है कि आपको सज़ा दे दी जाए, और दूसरा ये है कि आपकी सज़ा इंटैक्ट रहे लेकिन आपको बेल के ऊपर बाहर ले आए जी। अच्छा, वो इस तरह, मतलब ये बेल होगी, ये इस तरह कन्विक्शन असाइड नहीं होगी। मैं आपको बताऊं कि जिस तरह आपका ट्रायल चल रहा हो तो अभी आपकी कन्विक्शन ना हुई हो तो आप बेल के लिए अप्लाई कर देते हैं, और कोई भी कोर्ट जो है वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इसी तरह जो 426 की कल एप्लीकेशन है, कन्विक्शन अपनी जगह रहेगी, लेकिन वो ये है कि फॉर द टाइम बीइंग जो है कि आप उनको बेल पे बाहर ले आते हैं। और ट्रेडिशनली जो हाई कोर्ट्स हैं इस तरह के जो ऑफेंसेस हैं जिनकी सज़ा 3 साल है तो जनरली सज़ा जो सस्पेंड होती है, बट चूंकि इलेक्शन लॉज इसके अंदर है तो सस्पेंशन इतनी इंपॉर्टेंट शायद ना हो जितनी डिस्क्वालिफिकेशन का इंटैक्ट रहना। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जैसे किरण नाज ने भी बताया और आपने उसको सेकंड किया कि वो तो इंटैक्ट रहेगी। दूसरा मुझे बताइएगा कि कोई फैसला भी हाई कोर्ट का कि अगर आपको एक केस में बेल मिल जाए तो फिर आपकी गिरफ्तारी हो सकती है दूसरे केस में? वो तो ये है, ये अक्सर आ रहा है सोशल मीडिया पे, मैंने कहा नहीं, वो उसमें ये है कि हर केस पेशावर हाई कोर्ट का फैसला, नहीं, वो ये है कि हर केस का एक इंडिपेंडेंट FIR होती है और हर FIR का एक इंडिपेंडेंट कॉन्सिक्वेंस होता है। अगर आप किसी एक केस के अंदर आपके खिलाफ FIR है तो आप अरेस्ट हुए हैं और बेल हुई है और उसके अलावा आप पे FIR है तो ये कोई कदगन नहीं है कि आपको दूसरे केस में अरेस्ट नहीं किया जा सकता। ये ना रूल है ना प्रिंसिपल है। ये कुछ हाई कोर्ट्स के जो फैसले भी आ रहे हैं वो सिर्फ एप्रीहेंशंस की बुनियाद पे आ रहे हैं, लेकिन अगर आप प्रॉपरली उसको चैलेंज करके जाएंगे तो किसी सूरत के अंदर कोई भी प्रॉस्पेक्टिव ऑर्डर जो है वो कोई भी हाई कोर्ट नहीं कर सकती अनटिल ये है कि आपको उस स्पेसिफिक चार्ज के खिलाफ जो है आप अपने आप के लिए कोर्ट को अप्लाई करें और अपनी बेल को सीक करें। ओके, और ये जो इन्होंने बात की कि जो 9 मई के वाकया था उसमें भी ऑनरेबल जज साहब की जानिब से इजाज़त दे दी गई है कि चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी, तो अगर उनकी, मैं इसलिए जानना चाह रहा हूँ, सज़ा अगर उनको बेल मिलती है, एक फर्जी सवाल है, जब कल पता चलेगा सज़ा मुअत्तल होती है या बेल मिल जाती है, उनको वहीं पर अरेस्ट हो जाएगा या पहले उनको वो बेल के तहत वो बाहर आएंगे दोबारा अरेस्ट डाली जाती है? नहीं, उसके अंदर ये या है जेल के अंदर ही हो जाती है। नहीं, उसके अंदर ये है कि अभी ये है कि जो आपने परमिशन की बात की है, जितने भी हेनियस ऑफेंसेस चलते हैं अंडर एंटी टेररिज्म लॉ, तो जब आप उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं तो आप जो कंसर्न जज है उससे परमिशन लेते हैं। अब उस परमिशन से जब आपने ले लिया है तो उसके बाद जो अगली इंपॉर्टेंट चीज़ है आप उनको इन्वेस्टिगेशन के अंदर ज्वाइन करते हैं। तो एक ही केस के अंदर साइमल्टेनियसली 2 अरेस्ट की जो है वो किसी भी प्रोसिक्यूशन को ज़रूरत नहीं होती। वो करते ये हैं कि जब एक प्रोसेस मुकम्मल करके हो जाता है तो फिर अपना दूसरा प्रोसेस है उसको वो कर लेते हैं। इन्वेस्टिगेशन हो भी रही है, इन्वेस्टिगेशन दोनों केसेस की वो चल रही है जी। लेकिन जो मैं समझता हूँ कि इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी पॉलिटिकल लीडर्स के लिए या पार्टीज के लिए वो ये है कि जो ओरिजिनल इलेक्शन लॉज के अंदर चीज़ें हैं उनको आप जो है वो मेरिट्स पे भी जाएं, लॉ पे भी जाएं, और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पड़ा हुआ है उसके ऊपर आप जाएं। अदरवाइज ये है कि ये सस्पेंशन हो या जो दूसरे क्रिमिनल ऑफेंसेस के अंदर आपकी जो बेल है वो मैटर नहीं करेगी, चूंकि जितनी देर तक आप उस प्रोसेस को ब्रिज करके आगे नहीं आएंगे आप पाकिस्तान के इलेक्टोरल कॉलेज के प्रोसेस के अंदर आप पार्टिसिपेट कर ही नहीं सकते। और जब आप पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकते तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट जो है वो आपकी पार्टी पे भी आता है और आपके जो ओपोनेंट है उससे एडवांटेज भी लेते हैं।
लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। किरण नाथ साहब, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चीफ जस्टिस साहब ने अटक जेल के सुप्रिटेंडेंट से कहा था कि चेयरमैन पीटीआई को किन हालात पे रखा गया अटक जेल में, उसकी रिपोर्ट भी दी जाए। आज गालिबन 6 सफ़ात पर मबनी रिपोर्ट जो है वो पेश की गई। उस हालात से तो दे आर टेकिंग गुड केयर ऑफ चेयरमैन पीटीआई। जी सर, जब गुड टू सी यू होता है तो फिर ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि अपने कैदी का ख्याल भी रखा जाए। तो वो इसी तरह के मामला देखने में आ रहे हैं। आपने एक सवाल किया था अब आपके जो एक और मौजूद मेहमान है उनसे कि ये सोशल मीडिया पर चल रहा है सर, तो वो इस वजह से चल रहा है कि आपको याद होगा पिछले दिनों जब ये जो दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग थे जो बाहर आ रहे थे, फिर गिरफ्तारियां हो रही थी, फिर बाहर आ रहे थे, फिर गिरफ्तारियां हो रही थी, तो बाकायदा तौर पर अदालत की जानिब से अपने जजमेंट में, अपने फैसले में ये लिख कर दिया गया था कि टिल फर्दर डेट इनको किसी और केस में भी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। तो ये जब अदालत की जानिब से अगर ये लिखकर दे दिया जाए तब तो वो डिबेटेबल बात हो सकती है। लेकिन इसके अलावा कि अगर आप कोई ऑफेंस कर रहे हैं, अगर आप बाहर आते हैं, वो गिरफ्तारी नहीं थी, वो ये कहा था किसी और केस ने इनके खिलाफ तो रजिस्टर करें। गिरफ्तारी को तो अदालत को रोक ही नहीं सकती। नहीं, गिरफ्तारी का था गालिबन। नहीं, वो हो ही नहीं सकता। वो हो ही नहीं सकता उस चीज के अंदर। वही सारा मामला था कि ना केस उसके ऊपर आ सकता था ना फिर आगे गिरफ्तारी। जब केस ही नहीं होगा तो गिरफ्तारी भी नहीं होगी। तो उसी पे मैं बात कर रही हूँ। ये सोशल मीडिया पर जो चल रहा है, क्योंकि हमारे पास, मैंने पहले भी कहा था कि ये प्रोपेगेंडा मशीन्स बहुत ज्यादा एक्टिव बैठी हुई होती हैं, तो वो एक जुमले को उठाकर उसके ऊपर बहुत तेजी के साथ प्रोपेगेंडा और सारी चीजें शुरू कर देती हैं। तो ये उस तनाजुर में बात कर रही थी। जहां तक आप फैसिलिटी की बात करें तो सर ये वही खान साहब है ना जो अमेरिका में जाकर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर खड़े होकर चेहरे पे हाथ फेर फेर कर लोगों को कहा करते थे कि मैं जरा मुझे जाने दो पाकिस्तान में, जरा एसी निकलवाता हूँ यहाँ से, और दीगर चीजें। मरियम नवाज साहिबा इस चीज के ऊपर बड़ा अफसोस का इजहार करती रही और बताती रही कि किस तरह से उनके जहाँ पर जिस सेल में वो मौजूद थी वहां पर कैमरास भी मौजूद थे, उनको किस तरह से कोई फैसिलिटी नहीं दी हुई थी। तो ये बेसिकली मकाफात अमल है कि जो आप बात करते हैं वो आपके पास घूम कर आता है। आज जो साबिक वज़ीर आज़म की अहलियां हैं वो इस वक्त दरखास्तें दे रही हैं कि उनका वजन गिर गया है, उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, उनको उस तरह से प्रोटोकॉल नहीं दिया जा रहा, वो कि कैदी के और जो जिस मनसब पे हो उसको उसके एतबार से फैसिलिटी जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन ये दूसरों के लिए भी बहुत बड़ा सबक है। और जहां तक आपने अदालत की बात की, तो अगर आप इस तरह की कोई बात करें तो फिर ये कंटेम्प्ट के मामला बहुत ज्यादा आ जाते हैं। तो जो भी हो रहा है बड़ा बेहतर हो रहा है, लेकिन अगर इस तरह के मामला है ना तो फिर ये जो 54,000 से ज्यादा दरखास्तें पड़ी हुई हैं सालों से जो चल रही हैं, तो फिर चाहिए जज साहब को भी, चीफ जस्टिस साहब को भी कि उन तमाम को केटर किया जाए, उन तमाम की खैर खैरियत के बारे में मालूम किया जाए। यहाँ पर तो ये चीजें हो रही होती हैं कि जो कैदी मौजूद होता है जेल में उसकी डेथ हो जाती है और डेथ की भी 4 साल के बाद उसके केस का नंबर आता है। तो अल्लाह करे कि वो हालात और वो मामला भी आए कि जो बाकी कैदी मौजूद हैं पाकिस्तान की अदालतों में उनकी भी खैर खैरियत ऐसे ही पूछी जाए, उनको भी कहा जाए गुड टू सी यू। हाफिज साहब, ये आप इस हवाले से बताएगा, ये बड़ा अहम नुक्ता है। वैसे कैदियों को जब उनको सज़ा हो जाती है तो उनकी जो भी उनकी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं उनको दे देनी चाहिए। अगर वैसे किरण नाथ साहब ने कहा, आई एग्री कि ये चेयरमैन पीटीआई ने कहा था, लेकिन वो कहते हैं ना अंग्रेजी में, 2 wrongs don't make it right। अगर उन्होंने मांगा और अगर उनको मिल रही है तो एज ए फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर आप क्या कहेंगे? देखिए, एक तो ये है कि अल्लाह ताला से हर वक्त डरना चाहिए और ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए जिसकी पकड़ हो। एक तो ये इस चीज़ का, और दूसरा ये है कि पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल सेटअप है उसके अंदर ये है कि आपको एक पॉलिटिकल टॉलरेंस एनवायरनमेंट में रहना चाहिए, चूँकि पॉलिटिक्स जो है वो आपका डायलॉग का नाम है और आप किसी एक शख्स को एलिमिनेट नहीं कर सकते। दूसरा उसका एस्पेक्ट ये है कि जो हमारा 1995 का प्रिजन्स एक्ट है और उसके नीचे 78 के जो प्रिजन्स रूल्स हैं उसके अंदर 2 ही कैटेगरी इस वक्त मौजूद हैं, एक आपकी सी कैटेगरी और एक बी कैटेगरी है। और जो इस वक्त इनको जो मिल रही है वो बी मिल रही है, जो इनको बी मिल रही है। और उसके अंदर भी जो है, जो आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिपोर्ट आई है उसके अंदर ये है कि बी के साथ थोड़ा बहुत जो है वो जो सुपरिटेंडेंट जेल है वो इन एडिशन जो है वो कर सकता है अगर जो कन्विक्टेड है वो उसके अंदर एक्स्ट्रा पेमेंट कर देता है। तो जिस तरह उन्होंने कहा कि ही इज़ पेइंग द एक्स्ट्रा अमाउंट फॉर सच फैसिलिटीज़, तो ही इज़ बीइंग प्रोवाइडेड सच फैसिलिटीज़। बट जनरली ये है कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी प्रिजनर्स हैं, चूँकि मैंने तो बहुत सारी जेलों में विजिट भी किया है, चाहे मच जेल हो इधर हो, प्रिजन्स का बहुत बुरा हाल है। उधर भी इस्लाहात की ज़रूरत है, बड़ी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, इंप्रूवमेंट करने की गुंजाइश। कई अनवार भाई ऐसे कैदी हैं कि जो कई बार से अंदर है, उनके केस की पेशी नहीं निकल रही
और वो सिर्फ इस चक्कर के अंदर हैं कि हमारी बेल ही सुनी जाए। और कई ऐसे कैदी हैं जो आपके हाई कोर्ट्स के कन्विक्टेड हैं, 8-8, 9-9 साल जो है उनका सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस नहीं 8-8, 9-9 साल केस नहीं निकलता उसके अंदर। और कई ऐसे केसेस आए हैं कि जिसके अंदर वो शख्स जो है वो फौत हो गया और उसकी अपील जो है वो बाद के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या हाई कोर्ट्स में लगती है। तो मेरा ये इंपॉर्टेंट ये है कि जहाँ पे हम अपनी पॉलिटिक्स पे बात करते हैं और एक दूसरे के खिलाफ करते हैं, अब हम इलेक्शन में जा रहे हैं, हमारी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को क्लियरली अपने मैनिफेस्टोज में आना चाहिए, अपनी रिफॉर्म्स पे बात करनी चाहिए और पाकिस्तान की इकॉनमी के साथ साथ गवर्नेंस, जस्टिस और इस मुल्क की जो सोशल वेलबींग है उस पर बात करनी चाहिए। नहीं तो जिस तरह ये मुल्क जिस पैनिक के अंदर चला गया, इसका हल जो है वो होप है और होप यही लीडर दे सकते हैं और यही हमारे स्टेट इंस्टीट्यूशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, टुवर्ड्स द एंड मैं किरण साहब आपसे जानना चाहूँगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सियासी जमातों के वफूद जो उनसे मुलाकातें कर रही हैं, इस हवाले से आपकी क्या राय है जी? MQM की मुलाकात हुई, PMLN के वफ्द की, पीपल्स पार्टी मिल रही है, जमात इस्लामी आज मिली, मुख्तलिफ उनकी तजावीज़ हैं। ये हल्का बंदियों का मामला जो है ये भी बड़ा जिसे कहते हैं इस वक्त ज़ेरे बहस है। पीपल्स पार्टी जो है वो बज़ेद है कि 90 दिन में इंतखाबात होने चाहिए, जो कि वैसे आइन में लिखा है, लेकिन चूंकि वो उस वक्त हिस्सा थी हुकूमत का, CCI ने फैसला किया। क्या राय है इस पे आपकी? सर वो जो इलेक्शन एक्ट है अब उसके मुताबिक और फिर ये जो CCI का फैसला है उसमें जो आपके सेंसस हुए, सेंसस का जो नतीजा आया, फिर नतीजे के ऊपर उसकी हल्का बंदियां डिलिमिटेशन होने के बाद उसके बाद फैसला होना है। अच्छा, यहाँ पर थोड़ी सी कॉन्ट्रडिक्शन इसलिए है क्योंकि वही तमाम जमातें हैं जो उस वक्त CCI की मीटिंग में बैठी हुई थी और जिनके मुश्तरका फैसले के साथ और जिनकी मुश्तरका मंजूरी के साथ ये फैसला ये नतीजा जो है वो नोटिफाई किया गया और नोटिफाई के बाद अब आगे इलेक्शंस में जाना है। लेकिन कुछ इत्तलात, कुछ मालूमात इस तरह की आ रही हैं कि जो बड़ी स्टेक होल्डर्स PDM जमातों की थी, उनके हालात और मामला जो है वो बेहतर नहीं रहे हैं, अच्छे नहीं रहे हैं, कि जिसकी बुनियाद पर अब उन्होंने एक ये मजामत वाली जो है वो पॉलिटिक्स का आगाज कर दिया है। कल कुछ बड़े बाखबर जर्नलिस्ट से मेरी गुफ्तगू हो रही थी तो उनकी मुताबिक तो ये है कि 15 से 20 माफ कीजिएगा फरवरी के दरमियान इलेक्शंस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये डिलिमिटेशन का मामला, क्योंकि आप जानते हैं अच्छे तरीके से कि हाउस एक तो मुकम्मल नहीं है, तो वो जो सीट्स में रद्दोबदल होना है वो नहीं हो सकता, सूबों के अंदर ये सारे मामला फाइनलाइज हो रहे हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक टुकड़ा तो बेहतर नजर आता है कि वो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन अपने स्टाफ को बढ़ाएं और डे नाइट काम करें और ये जल्द से जल्द मुकम्मल करके और विदिन 90 डेज ये काम हो सकता है। तो होना तो यही चाहिए क्योंकि आइन के अंदर यही लिखा है कि अगर आपकी जो असेंबली है वो जल्दी डिसॉल्व हो जाती है अपने टाइम से पहले तो फिर 90 डेज के अंदर अंदर इलेक्शंस होने चाहिए। तो इलेक्शन कमीशन चाहे तो ये सारे मामला को फाइनलाइज करके जल्द से जल्द इलेक्शन करवा सकती है और होना भी यही चाहिए। चले, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच किरण साहबा कि आपने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर अपनी राय का इज़हार किया। सर 30 सेकंड्स। मैं सर इस पर यह कहना चाहूँगा कि किसी एम्बिग्यूटी में नहीं रहना चाहिए कि 51-5 के बाद ही इलेक्शन शेड्यूल का अनाउंस होना है। 90 डेज़ उसी वक्त होंगे जब 120 होंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बजट एलोकेशन हो गई है, प्रोसेस शुरू हो गया है और मैं उम्मीद करता हूँ और ये है जिस तरह का प्रोसेस चल रहा है कि फरवरी के अंदर आपके इलेक्शन होंगे। इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को मोबिलाइज करना चाहिए, अपने मैनिफेस्टो कहना चाहिए और इस डिबेट पे पढ़ना नहीं चाहिए कि 90 दिन के अंदर दोनों शेड्यूल नहीं आ सकते। इन्हें भी पता है, CCI में भी इन्हें पता था और पाकिस्तान के हर कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट को पता है कि जितनी देर तक 51-5 का प्रोसेस जो है वो मुकम्मल ना हो वो नहीं हो सकता और इलेक्शन शेड्यूल देने का भी इख्तियार जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को देता है। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान सिर्फ एक सूरत के अंदर कर सकते हैं कि अगर वो 58-2 के अंदर उसको डिसॉल्व करें कि अगर कोई प्राइम मिनिस्टर जिसका खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आए और वो जो है दोबारा जो प्राइम मिनिस्टर है जो इलेक्शन लड़े वो मेजॉरिटी न ले सके 173 की, तो इसका मतलब ये है कोई लीडर ऑफ द हाउस नहीं है। तो वो एक ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो शेड्यूल दे सकते हैं। अदरवाइज ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का प्रेरोगेटिव है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन और इलेक्शन एक्ट। साहब आपका बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, आपने गुफ्तगू सुनी एंड में इलेक्शंस के हवाले से चेयरमैन PTI को सहूलियात और सबसे अहम इशू बिजली के बिल। आप कल तक ये मामला उठाए रखते हैं। इन दो अहम मौज़ूआत पे कल तक इस पे हतमी पेशरफ्त क्या होगी उस हवाले से हम कल डिस्कस कर रहे होंगे। कल तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और प्रोग्राम दस्तक की पूरा टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।